हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ लिया था। उसके अंदर मिलने वाली जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और उसके जितने भी फीचर्स हैं वो सब हमने पढ़ लिए थे। क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उन एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज को। क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज के साथ ही आज हम किंगडम फंजाई को कंप्लीट कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से क्लास बेसिडियोमाइसीटीज और क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के जनरल फीचर्स के बारे में रिवाइज करा देता हूं, जिससे एग्जाम्पल्स भी आपको आसानी से समझ में आ सके। क्लास बेसिडियोमाइसीटीज में प्रीवियस वीडियो लेसन में आपने ये पढ़ा था कि इसके अंदर हमने सारी की सारी जो फंजाई है उनको रख दिया है जो एडवांस होती हैं, यानी कुछ एडवांस फीचर्स होंगे इस ग्रुप की फंजाई के अंदर। इसी वजह से इस ग्रुप की जो फंजाई होते हैं उसको थोड़ा सा हायर फंजाई भी कहा जाता है। और इस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर में ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है। एक फंजाई की जो स्ट्रक्चर होती है आपने उसमें देखा होगा कि ऊपर की तरफ एक अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। जो फ्रूटिंग बॉडी क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर मिलती है उसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। इसकी जो बेसिडियोकार्प होते हैं वो बहुत ही लार्ज साइज की होती है और बड़ी आसानी से ये विजिबल होती है, हम इसको आसानी से देख सकते हैं। क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के नेक्स्ट फीचर में हमने ये पढ़ा था कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो वुड को बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज कर देते हैं और वुड के अंदर जो लिग्निन और सेलुलोज होता है उन दोनों ही पार्ट्स को ये डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। और इस डाइजेशन प्रोसेस की वजह से, इस एफिशिएंट डाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही क्लास बेसिडियोमाइसीटीज को बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड भी कहा जाता है। इसके अंदर जो हाइफा होता है वो सेप्टेट, ब्रांच्ड और फिलामेंटस होता है और हाइफा के मिलने से जो माइसीलियम बनता है वो आपको 3 टाइप्स में मिलता है। इसके माइसीलियम को हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी माइसीलियम की कैटेगरी में रखते हैं। तीनों टाइप के माइसीलियम कब बनते हैं, किस कंडीशन में बनते हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो लेसन में पढ़ चुके हैं। इसके जो सेप्टा होते हैं हाइफा के बीच में, उनके अंदर नॉर्मल पोर्स ना होकर के स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जिनको डोलीपोर कहा जाता है। डोलीपोर की प्रेजेंस भी आपको क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स में ही मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको बोलते हैं हम क्लैंप कनेक्शंस। क्लैंप कनेक्शंस इनके अंदर जब बनते हैं जब इनकी जो सेल्स होती हैं वो डाइकैरियोटिक कंडीशन में आ जाती हैं, यानी एक सेल के पास जब 2 न्यूक्लियाई होते हैं और वो डाइकैरियोटिक सेल जब डिवाइड होती हैं तो न्यूक्लियाई का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती हैं जिनको हम क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। क्लैंप कनेक्शन के बारे में भी डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो लेसन में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि इनके अंदर जो स्पोर बियरिंग बॉडीज होते हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं उनको हम बेसिडिया कहते हैं। और स्पोर बियरिंग सेल्स यानी कि बेसिडिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं हम उनको बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। बेसिडियोस्पोर्स इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या आउटग्रोथ्स के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टेरिगमेटा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था क्लास बेसिडियोमाइसीटीज का। आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन एग्जाम्पल्स से कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बड़े आसानी से ये आपको याद रह जाएंगे। इनको याद करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एगेरिकस। एगेरिकस आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा एडिबल फंजाई है और खाने में सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे पक्सीनिया, उस्टिलेगो, एमेनिटा, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स के बारे में। तो ये 6 एग्जाम्पल्स हम क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के पढ़ेंगे। 6 के 6 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, इनको याद रखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले हम एगेरिकस के बारे में पढ़ते हैं। एगेरिकस बहुत ही वेल नोन फंजाई है। इसको एडिबल मशरूम भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा मार्केट्स में जो खाने के लिए अवेलेबल होता है वो एगेरिकस ही होता है। इसको फील्ड मशरूम भी कहा जाता है क्योंकि ये आसानी से ग्रो होता है। गिल्ड मशरूम भी इसको कहा जाता है क्योंकि जो आप इसकी बेसिडियोकार्प ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको गिल्स जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर है जैसी एक फिश के अंदर गिल्स होते हैं, तो इसलिए इसको गिल्ड मशरूम भी कहा जाता है। इसका जो माइसीलियम होता है वो सबस्ट्रेटम के अंदर छिपा रहता है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम कहेंगे बेसिडियोकार्प क्योंकि ये क्लास बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है और ये अम्ब्रेला की तरह से होती है। तो एगेरिकस को पहचानना आपके लिए बहुत ही आसान है। अम्ब्रेला शेप्ड की फ्रूटिंग बॉडी होगी इसके अंदर और ये जनरली बहुत सारी
कंडीशंस में, बहुत सारी जगहों पर आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं ग्रो करता हुआ। लेकिन उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एगेरिकस जो आपने ग्रो करते हुए देखे हो अपने घरों के आसपास वो एडिबल हो, कुछ इनमें से पॉइजनस भी हो सकते हैं। जितने भी एडिबल मशरूम होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उनके जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, यानी अलग अलग कलर्स में बेसिडियोस्पोर्स इनके बनते हैं। फिर भी आपको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको कहीं एगेरिकस अपने आसपास दिखता है तो आप अपनी मर्जी से उसको कंज्यूम ना करें। जो कॉमन स्पेसीज है एगेरिकस की उसका नाम होता है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये नेम आपको याद रख लेना है, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। ये नेम एग्जामिनेशन में आ चुका है कि एगेरिकस की सबसे एडिबल स्पेसीज कौन सी है, उसका नाम है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। क्लास एस्कोमाइसिटीज में भी आपने कुछ एडिबल फंजाई के नाम पढ़े थे, वो थे मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है जिससे आपको याद रह जाए कि कौन कौन सी फंजाई हमारे लिए एडिबल है। तो उसके एग्जाम्पल्स हो गए मोरेल्स, ट्रफल्स फ्रॉम क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड एगेरिकस फ्रॉम क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। तो एग्जाम्पल था एगेरिकस का। एगेरिकस के बाद में हम पढ़ेंगे पक्सीनिया के बारे में। पक्सीनिया एक बहुत ही खतरनाक फंगस होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी ये प्लांट्स के ऊपर रहता है और पैरासाइट की तरह से ये उनके सेल्स में रहना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर अपना हार्मफुल इफेक्ट भी दिखाता है। जो डिजीज़ मेनली ये कोज करता है प्लांट्स के ऊपर, उस डिजीज़ को हम कहते हैं रस्ट। अब पक्सीनिया को याद रखने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखना है। लोहे का एग्जाम्पल आप याद रखिए। जैसे कोई लोहे की चीज़ होती है उसको आप धूप में डाल दें, यानी अगर आप उसको धूप में पका दें, धूप में छोड़ दें तो उसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है। यानी धूप में कोई चीज़ पकती है, यानी धूप में लोहे की कोई चीज़ पकती है तो उसमें क्या लग जाता है, जंग। जंग को अंग्रेजी में बोलते हैं रस्ट। तो रस्ट की जो डिजीज़ हो रही है वो पकने की वजह से हो रही है, और पकने वाली डिजीज़ कौन कर रहा है, पक्सीनिया। तो पक्सीनिया से आपको रस्ट याद रह जाएगा, यानी जब लोहा धूप में पका था तो उसके अंदर बन गए थे रस्ट, यानी जंग लग गया था। तो ये जो रस्टी पस्ट्यूल्स बनते हैं किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर, यही खासियत होती है पक्सीनिया के इन्फेक्शन की। यानी कि आप अगर किसी प्लांट की लीव्स देखें, खासतौर से ये वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो आप यहाँ पर ये वीट का प्लांट देख रहे हैं, यानी गेहूं का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर से आपको ये रस्टी पस्ट्यूल्स से दिखाई देने लगते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे लोहे के ऊपर रस्ट लग जाता है, इसी तरह से गेहूं की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर ये डिजीज़ फैल जाती है। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है पक्सीनिया, और इसकी दो वेराइटीज़ होते हैं, यानी कि इसकी दो स्पेसीज होती है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस एंड पक्सीनिया ग्लूमेरम। पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो डिजीज करता है उसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, यानी इसका जो रस्ट होगा ये ब्लैक कलर में होगा। और जो पक्सीनिया ग्लूमेरम डिजीज करता है इसको हम बोलते हैं येलो रस्ट ऑफ व्हीट, यानी येलो कलर में होगा। यहाँ पर इस सेकंड वाली इमेज में आप देख पा रहे हैं ये जो लीव्स हैं इनके ऊपर ये येलो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम येलो रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। ये ज़्यादातर एरियल पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं उन्हीं को इन्फेक्ट करता है, यानी पत्तियां वगैरह को ये इन्फेक्ट करता है। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस एंड पक्सीनिया ग्लूमेरम से आपको याद रखना है कि ये रस्ट डिजीज करता है, और इससे होने वाली जो डिजीज होती है उनको हम रस्ट कहते हैं। तो ये हो गया पक्सीनिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है उस्टिलेगो का। उस्टिलेगो का जो एग्जाम्पल होता है ये भी बहुत ईजी है, ये भी क्लास बेसिडियोमाइसिटीज का ही एक मेंबर है, और ये जो डिजीज करता है उसका नाम होता है स्मट डिजीज। स्मट यानी कि सीमेंट, लिटरली सीमेंट नहीं है, यहाँ पे मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जिस तरह से आपने सीमेंट देखा होगा बिल्कुल धूल सी होती है उसके अंदर और वो हवा में उड़ता रहता है जब कहीं पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है, तो कुछ कुछ इसी तरह की डिजीज जो है उस्टिलेगो भी करता है। ये प्लांट पार्ट्स में से ऐसे ही धूल सी एमिट करा देता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं प्लांट पार्ट्स में भर जाते हैं और ऐसे वो झड़ते हैं वहाँ से जैसे सीमेंट झड़ रहा होता है। तो इसके जो स्पोर्स होते हैं उनको हम स्मट स्पोर्स कहते हैं। कई टाइप के इसके अंदर स्पोर्स बन सकते हैं, जैसे टेलुटोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स। इनके नेम से आपको ज़्यादा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो उस्टिलेगो है ये प्लांट्स के फ्लोरल पार्ट्स को ज़्यादातर प्रभावित करता है। यानी कि जो प्लांट्स के फ्लोरल पार्ट्स होंगे जैसे ओवरीज हो गई, एंथर्स होंगे, वे इससे अफेक्टेड होंगे। प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर ये पूरी तरह से फैल जाता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये गेहूं का एग्जाम्पल देख रहे हैं, वीट का एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं। इसके अंदर जो गेहूं की बालियां हैं, यानी कि जो गेहूं का पूरा सीड बेयरिंग पार्ट है जहाँ पर सीड आएंगे, या इसको आप इसका इन्फ्लोरेसेंस भी बोल सकते हैं, इसके अंदर जो सीड्स हैं उनकी जगह पर यहाँ पर आपको ये स्मट फैला हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये सीमेंट जैसा एक डस्टी सा सब्सटेंस झड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको उस्टिलेगो के स्पोर्स दिखाई देंगे। तो ये उस्टिलेगो की डिजीज है, इस डिजीज को हम बोलते हैं स्मट डिजीज। उस्टिलेगो जो डिजीज करता है जिसको हम स्मट डिजीज बोलते हैं, ये दो टाइप की होती है, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। अब लूज स्मट में क्या होता है,
कवर्ड स्मट में क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लूज मीन्स होता है ढीला, यानी कि ये जो स्मट होता है ये पूरी तरह से पूरा का पूरा जो ईयर होता है, सीड बेयरिंग पार्ट होता है प्लांट का, उसको रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर आप देखिए ये गेहूं का ईयर है, यानी गेहूं की एक बाली है, इनफ्लोरेसेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो सीड्स थे वो सारे के सारे रिप्लेस कर दिए और यहाँ पर स्मट डस्टी सी अपीयरेंस में भर गया है। अब सारे के सारे जो सीड्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है और यहाँ पर स्मट फैल गया है, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं लूज स्मट। तो उस्टिलेगो ट्राइटिकी जो होता है ये एक फंजाई है, ये करता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। व्हीट के अंदर ये जो डिजीज हो रही है इसको बोलते हैं हम लूज स्मट ऑफ व्हीट। इससे आप पहचान जाएंगे। खासियत अस्टिलेगो की जो डिजीज है उसकी यह है कि ये फ्लोरल पार्ट्स में होती है। अभी आपने रस्ट का एग्जाम्पल पढ़ा, उसमें आपने देखा था कि वो लीव्स वगैरह में हो रहा था, लेकिन ये सीधा यहाँ पर सीड्स को प्रभावित कर रहा है, यानी इससे हमें ज़्यादा नुकसान होगा कंपेरेटिवली देन रस्ट। तो ये हो गई लूज स्मट ऑफ व्हीट। दूसरी जो डिजीज ये करता है उसको बोलते हैं हम कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट। कवर्ड स्मट में ये होता है कि जो स्पोर्स होते हैं यहाँ पर सीड्स के अंदर रहते हैं और सीड्स को खराब करके वहाँ से वो रिलीज होते हैं। अभी तक हमने देखा कि सीड्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे गेहूं के और उनकी जगह यहाँ पर स्मट भर गए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक सीड है, सीड जो है ये प्रोलिफरेट करता है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ हो जाती है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और इसके सीड के अंदर ही स्पोर्स बन जाते हैं और फिर ये यहाँ से रिलीज होते हैं। तो इस डिजीज को बोलते हैं कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट जो होता है इसको करता है उस्टिलोगोमेडिस और ये ज़्यादातर होता है कॉर्न के अंदर, यानी मक्का या भुट्टा के अंदर ये डिजीज फैलती है। तो उस्टिलेगो जो डिजीज करता है उसको हम बोलते हैं स्मट डिजीज। और अभी हमने पढ़ा पक्सीनिया, पक्सीनिया जो डिजीज करता है उसको हम बोलते हैं रस्ट डिजीज। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एमेनिटा का। एमेनिटा को हम टूड स्टॉल्स भी बोलते हैं। एमेनिटा एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है एमेनिटा से जुड़ी हुई। जैसे ही आप उस कहानी को समझेंगे तो आपको ये नाम भी बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। इसमें जो किरदार है कहानी का वो बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, लेकिन एक दो किरदार मैं कहानी में काल्पनिक जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक रोमन राजा थे जिनका नाम था जूलियस सीजर। बहुत ही खतरनाक राजा थे, इनकी बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं। अब इनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था एमेनिटा। वो इनसे बहुत परेशान रहता था, ये उसको बहुत डांटते थे, परेशान करते थे, राजा होने का फ़ायदा उठाते थे। तो एमेनिटा ने इनको जहर दे दिया और जहर दे के इनको मार दिया। तो एमेनिटा ने राजा जूलियस सीजर को जहर दिया था। तो राजा जूलियस सीजर की मरने के पीछे जो कोजल ऑर्गेनिज्म था उसका नाम था एमेनिटा। एमेनिटा को हम टूड स्टॉल्स भी बोलते हैं। जो ये एमेनिटा होता है ये भी एक फंगस होता है, ये नॉन एडिबल होता है और ये पॉइजनस होता है। इसके बारे में यही चीज़ आपको याद रखनी है कि राजा जूलियस सीजर को जब मारा गया था तो उसको एमेनिटा दिया गया था। एमेनिटा कोई स्टूडेंट नहीं था, पता नहीं कौन था एमेनिटा और किसने इनको जहर दिया ये भी नहीं पता, लेकिन जिस फंजाई का जहर इनको दिया गया था, जिस फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी उनको खिलाई गई थी, उस फंजाई का नाम था एमेनिटा और जो स्पेसीज उनको कंज्यूम कराई गई थी उसका नाम था एमेनिटा। तो उसी के नाम पर उसकी स्पेसीज भी बना दी एमेनिटा सीजरिया, यानी जूलियस सीजर को ये मशरूम खिलाया गया था। अब यही पॉइजनिंग की वजह से रोमन एम्परर जूलियस सीजर की मौत हो गई थी। अब ये नाम आपको याद रह जाना चाहिए इस कहानी की हेल्प से। एमेनिटा या टूडस्टोस जो होते हैं वो हाईली पॉइजनस होते हैं। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के ये वो मेंबर्स होते हैं जिनको खाने से एक आदमी की मौत भी हो सकती है। और इसके साथ इसकी कुछ स्पेसीज हैं जो हेलोसिनेशन करती हैं, यानी आपके दिमाग को घुमा सकती हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल से बाहर कर सकती हैं। नीट के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी फंजाई हेलोसिनोजेनिक होती है या हेलोसिनोजेनिक इफेक्ट करती है, तो उसका नाम होता है एमेनिटा। तो एमेनिटा से आपको ये दो तीन बातें याद रखनी है। एमेनिटा के बाद में हम पढ़ते हैं ब्रैकिट फंजाई। ब्रैकिट फंजाई बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आप एक ट्री देख रहे हैं और इस ट्री के ऊपर आप यहाँ पर छोटे छोटी फंजाई को ऊपर नीचे ग्रो करते हुए देख रहे हैं, जैसे कि छोटे छोटे ब्रैकेट्स लगे हों या शेल्फ लगी हों, जैसे कि हमारे घर में शेल्फ लगी रहती है जिनके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा सामान रख देते हैं। ये भी एक पेड़ के अंदर यहाँ पर शेल्फ लगी हुई है, यहाँ पर आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आप पर्स रख दीजिए, इस शेल्फ में आप अपनी चाबी रख दीजिए, इस शेल्फ में आप अपने पेन रख दीजिए, इस शेल्फ में आप कुछ और रख दीजिए। तो इस तरह से ये फंजाई आपको ट्रीज़ के ऊपर ग्रो करती हुई दिखाई देगी, जैसे कि शेल्फ होती हैं घरों में। तो इसी वजह से इन फंजाई को हम ब्रैकेट फंजाई या शेल्फ फंजाई कहते हैं। इनकी जो बेसिडियो कार्प है वो बहुत ही क्लियरली
विजिबल होती है। तो जो फंजाई ट्री ट्रंक्स के ऊपर ग्रो करती है ब्रैकेट्स की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल हमारा रह गया, वो होता है पफ बॉल्स का। पफ बॉल्स भी बहुत ईजी होती हैं। इनकी जो बेसिडियो कार्प होती है वो स्टॉक्ड होती है और राउंडेड सी स्ट्रक्चर में होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्टॉक्ड एंड राउंडेड बेसिडियो कार्प है, और जब ये राइप हो जाती है तो इससे स्पोर्स रिलीज होते हैं। अब स्पोर्स कैसे रिलीज होते हैं, आप पफ बॉल्स को कैसे याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। पफ बॉल्स को याद रखने के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए पॉपकॉर्न का। आपने पॉपकॉर्न घर में बनाए होंगे, जब आप प्रेशर कुकर में पॉपकॉर्न को डालते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको हीट करते हैं, तो उसमें से जो पॉपकॉर्न होते हैं वो पॉपिंग साउंड के साथ वहाँ से उछलना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से प्रेशर कुकर के अंदर पॉपकॉर्न उछलना स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से पफ बॉल्स के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं। वो यहाँ से, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसकी फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ से उछल उछल के बाहर स्पोर्स रिलीज होते रहते हैं। इसी वजह से इनको पफ बॉल्स कहते हैं, यानी कि इसकी बाहर इससे बॉल्स की तरह से स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो पफ बॉल्स वो फंजाई हैं क्लास बेसिडियोमाइसिटीज की, जिनसे स्पोर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली बाहर रिलीज होते रहते हैं, बॉल्स की तरह से फुदक फुदक के निकलते रहते हैं। सिर्फ ये यंग स्टेज में एडिबल होती हैं और इसके अलावा इनको खाया नहीं जा सकता है। ये ओडोरीफेरस होते हैं, इनसे बहुत बुरी स्मेल भी आती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने समझ लिए होंगे। मुझे उम्मीद है ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन एग्जाम्पल्स से रिलेटेड जो छोटी छोटी कहानियाँ हमने जोड़ी हैं वो आपकी मदद करेगी इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करने में। अब हम पढ़ते हैं क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में, और क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज के साथ ही हम आज किंगडम फंजाई कंप्लीट कर देंगे। क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी भी कहा जाता है। ये एक आर्टिफिशियल क्लास है फंजाई की, यानी कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने रखे हैं वो दूसरी क्लासेस से उधार ले लेके रखे हुए हैं। अब उधार क्यों लिया है हमने ये देखा कि बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब उन सारी की सारी फंजाई को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी या तो नहीं हो रहा है या हमने वो रिपोर्ट नहीं किया है, यानी कि हमने उनकी इतनी स्टडी नहीं की है कि हम उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख पाएँ। तो ऐसी सारी फंजाई जिसके अंदर या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से एब्सेंट ही है या फिर हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया है, उन सारी की सारी फंजाई को हमने इकट्ठा किया और एक क्लास बना दी ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर हमने उनको अरेंज कर दिया। इस क्लास को हम फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो परफेक्ट स्टेज है वो एब्सेंट होती है। परफेक्ट स्टेज यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक परफेक्ट स्टेज माना गया है, वो यहाँ पर एब्सेंट है, इसलिए इन फंजाई को हमने फंजाई इम्परफेक्टी भी कहा है। ज़्यादातर इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सेप्रोट्रोफिक होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के पास रहते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और कुछ मेंबर्स इनके डिजीज भी कर सकते हैं। इनकी जो खासियत होती है कि इनका जो हाइफा होता है वो बिल्कुल ब्रांच्ड और सेप्टेट हाइफा होता है। ज़्यादातर इनके पास सिंपल पोर्स होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कोनिडिया के थ्रू। कोनिडियो फोर्स के ऊपर कोनिडिया लगे रहते हैं और उनकी हेल्प से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब से पहले आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया ऑन कोनिडियो फोर्स ये पढ़ा था क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर, और ये आप समझ लीजिए कि क्लास एस्कोमाइसिटीज के ज़्यादातर वो मेंबर्स जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया वही क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रखे गए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्लास एस्कोमाइसिटीज ही एक तरह से क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को बना रही है, बस वो मेंबर्स यहाँ पर लिए गए जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था, और इधर उधर से एक दो एग्जाम्पल्स इसके अंदर दूसरी क्लासेस से भी आए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर कोनिडिया या कोनिडियो फोर्स की हेल्प से एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं तो ओडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स की हेल्प से भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओडिया के बारे में आप जानते हैं कि जब एक्सेस कंडीशन हो जाती है एनवायरनमेंट में वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की, तब ये बनते हैं। यहाँ पर जो हाइफा होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और क्लेमाइडोस्पोर्स जो हाइफा की सेल्स होती हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में बनती हैं, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो कुछ सेल्स एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करके रेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और फेवरेबल कंडीशंस में आकर के वो जर्मिनेट कर जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज में बिल्कुल पूरी तरह से एब्सेंट है, कहीं भी ये नहीं देखा गया है। अब इनके जो माइसिलम की मॉर्फोलॉजी देखें और कोनिडिया की फॉर्मेशन देखें, उससे हमें ये पता लगता है कि ये ज़्यादातर इसके जो मेंबर्स हैं वो क्लास एस्कोमाइसिटीज से ही बिलोंग करते हैं, बस यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल्स में आपको सिर्फ जिब्रेला
याद रखना है। आपसे हो सके तो आप ऑल्टरनेरिया को भी याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है वो जिब्रेला ही है। इसके साथ इसका एग्जाम्पल कोलियोट्राइकियम भी होता है। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो कोलियोट्राइकियम होता है, ये आपने गन्ना देखा होगा। गन्ना जब आप खाते हैं तो उसके अंदर आपको रेड कलर की एक लाइन दिखाई दे जाती है। रेड कलर की जो लाइन दिखाई देती है, ये एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है रेड रोट ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन के अंदर लाल लाल कलर सा आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसका जो गन्ना होता है उसके अंदर वो जो डिजीज होता है ये एक फंजाई करती है, और इस फंजाई को हमने रखा है क्लास ड्यूटेरोमाइस्टीज में। तो अब आप जब भी गन्ना देखें और गन्ना अंदर से आपको खराब मिले तो आप समझ जाएगा कि ये जो फंजाइस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो क्लास ड्यूटेरोमाइस्टीज की मेंबर है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और उसका नाम है कोलिटोट्राइकम फाल्केटम। ये नाम आपसे याद ना हो पाए तो कोई बात नहीं है, बस आप रेड रोट डिजीज से क्लास ड्यूटेरोमाइस्टीज को एसोसिएट कर लीजिएगा। ये जो है ये गन्ने का जूस कंटेंट भी घटा देता है, और उसकी जो पत्तियां हैं वो विल्ट कर जाती हैं, सूखना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अल्टरनेरिया सोलेनी का। अल्टरनेरिया सोलेनी जो होता है ये ब्लाइट करता है पोटैटो और टोमेटो में ये डिजीज कर देता है। थर्ड एग्जाम्पल क्लास ड्यूटेरोमाइस्टीज का होता है, वो होता है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। ये एग्जाम्पल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की क्लासेस में जब आप हार्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसका जिक्र आपके सामने आएगा। जो जिब्रेला फ्यूजिकुरोई है ये एक फंगल है, यानी प्लांट पैथोजन है, प्लांट्स में डिजीज़ करता है। ज़्यादातर ये राइस को डिजीज़ कर देता है, राइस के अंदर ये बीमारी करता है, और जिस बीमारी को ये करता है उसका नाम होता है बैकेने। ये डिजीज़ का नाम भी आप याद रखिएगा। नाम इस फंजाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई इज अ फंजाई, इट कोजेज अ डिजीज इन राइस नेम्ड बैकेने। अब बैकेने डिजीज़ क्या होती है? बैकेने डिजीज़ में जो प्लांट होता है वो सामान्य प्लांट से हाइट में ज़्यादा हो जाता है। अब आप कहेंगे तो सर बहुत ही अच्छी बात है हाइट बढ़ जाना, हमारी हाइट बढ़वा दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है। जिस प्लांट की इस तरह से एबनॉर्मल हाइट बढ़ती है वो पीले कलर का हो जाता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो पतली हो जाती हैं, और उससे कम टिलर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी उससे कम ईयर्स या कम चावल प्रोडक्शन होता है। तो पूरी तरह से जो ग्रेन्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं उस प्लांट के जिसके अंदर ये जिब्रेला फ्यूजिकुरोई अपना अटैक कर देता है। अब ये जो प्लांट की टॉलनेस आती है, प्लांट के अंदर एक हार्मोन रिलीज करता है, इस हार्मोन का नाम होता है जिबेरलिन। जिबेरलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, और हमारी ग्रोथ के लिए भी जिबेरलिन जिम्मेदार होता है। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है जिबेरलिन, और जो ग्रोथ हार्मोन है इसको सेक्रेट कर देता है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, और इसकी वजह से जो राइस के प्लांट्स होते हैं वो एबनॉर्मली टॉलर हो जाते हैं और डिजीज हो जाते हैं। इस डिजीज का नाम भी आपको याद रखना है, दिस डिजीज इज कॉल्ड बैकेने डिजीज। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्लास बेसिडियोमाइस्टीज के एग्जांपल्स के बारे में और क्लास ड्यूटेरोमाइस्टीज के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई डाउट है आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।